लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार। मिशन 2019 और उसमें 94 दिन बाकी, जो आकलन इस वक्त है, उम्मीद जो की जा रही है उस लिहाज से अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस चुनाव की तैयारी किस तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से की जाएगी। लेकिन उस चुनाव से पहले एक चुनाव हरियाणा के नसीब में है। एक चुनाव, एक विधानसभा, जींद उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। किस तरीके से राजनीतिक दलों के लिए अग्नि परीक्षा है, क्या समीकरण वहां पर बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। इसलिए उसे इस बार करिश्मे की आस है। निगम चुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं के हौसले भी काफी बुलंद हैं। जींद विधानसभा बनने के बाद अब तक 12 चुनाव हो चुके हैं। 12 चुनाव में केवल 6 ही विधायक बन पाए हैं। सबसे ज्यादा 4 बार मांगेराम गुप्ता विधायक बने हैं। 2 बार ब्रिज मोहन सिंगला विधायक बने हैं। 2 बार डॉक्टर हरिचंद मिड्डा विधायक बने हैं। 1 बार प्रोफेसर परमानंद विधायक बने हैं। 1 बार दत्त सिंह विधायक बने हैं। 1 बार बाबू दयाकिशन भी विधायक बने हैं। मांगेराम गुप्ता लगातार 8 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हर बार मांगेराम गुप्ता को नए प्रत्याशी से चुनावी मुकाबला करना पड़ा। लगातार 2 बार कोई भी प्रत्याशी मांगेराम गुप्ता के समक्ष चुनाव नहीं लड़ा। जींद के उपचुनाव बेहद खास हैं, क्योंकि लोकसभा से पहले सभी पार्टियों का एक टेस्ट है। बीजेपी की बात करें तो जींद विधानसभा सीट पर 12 बार हुए चुनाव में एक बार भी कमल नहीं खिला है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां खाता खोलने की रहेगी। बीजेपी निगम चुनाव की जीत का माहौल बनाए रखना चाहेगी। जाट नेता एवं केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के रुतबे का बीजेपी जींद में पूरा फायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि उनकी पत्नी जींद जिले के उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक है। कांग्रेस की बात करें तो जींद सीट 5 बार कांग्रेस की झोली में गई है। पार्टी में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। देखना यह होगा कि किस खेमे के नेता को टिकट मिलता है। इससे पार्टी का रुख साफ होगा। गुटों में बटी कांग्रेस के लिए भीतर घात से निपटना आसान नहीं होगा। इनेलो की बात करें तो जींद इनेलो का गढ़ रहा है, लेकिन गोहाना रैली के बाद चौटाला परिवार में विवाद के चलते पार्टी दो फाड़ हो गई। अब ये न केवल इनेलो बल्कि अब चौटाला की भी अग्नि परीक्षा होगी। वहीं जसपा के उदय के बाद गढ़ बचाने में इनेलो के लिए भी ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है। दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी जेजेपी की बात करें तो इनेलो से निष्कासन के बाद दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई। पहली परीक्षा में वो जीत के साथ पार्टी के आधार को मजबूती देना चाहेंगे। दुष्यंत अपना प्रत्याशी जींद में उतारने का ऐलान कर चुके हैं। वर्तमान राजनीतिक हालातों पर गौर किया जाए तो दुष्यंत का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतने की बजाय इनेलो की हार का कारण बनना होगा। जेजेपी इसी रणनीति के तहत जींद में काम करेगी। वहीं जींद विधानसभा चुनाव के पिछले चुनाव परिणामों पर नजर डाले तो साल 2014 हरिचंद मिड्डा 31,631 वोट मिले। सुरेंद्र सिंह 29,374 वोट मिले। साल 2009 हरिचंद मिड्डा 34,057 वोट मिले। मांगेराम गुप्ता 26,195 वोट मिले।
साल 2005 मांगेराम गुप्ता 43,883 वोट मिले। सुरेंद्र 26,448 वोट मिले। जींद विधानसभा के उपचुनाव में फिलहाल किसी पार्टी की कोई लहर नजर नहीं आ रही है और प्रत्याशी की घोषणा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सभी दलों को टिकट आवंटन में कड़ी मशक्कत करनी होगी क्योंकि टिकट के एक नहीं कई दावेदार हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण प्रमुख दलों को निर्णय लेना आसान नहीं होगा। देखा जाए तो नगर निगम के 5 चुनाव जीतने के बाद बीजेपी जीत के रथ पर सवार है। उसका ये रथ रुकेगा या विधानसभा उपचुनाव में भी जीत हासिल करेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन ये चुनाव रोचक होने की संभावना जरूर है। जनता टीवी के लिए जींद से विजेंद्र कादियान की रिपोर्ट। जी हाँ, तो रोचक तो होगा ही, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि किसी को अपनी सियासी ज़मीन तैयार करनी है, किसी को अपने सियासी वर्चस्व को बचाना है, किसी को ये तय करना है, ये जांचना है, ये परखना है कि लोगों की उम्मीदों पर वो कितना खरा उतर पाए हैं, लोगों का प्यार है उनके साथ या नहीं है, और किसी को ये भी तय करना है कि कहीं कोई गुटबाजी अभी भी जिंदा है या उस गुटबाजी से ऊपर जीत है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, दो अलग अलग राजनीतिक घरानों से हैं ये। जेजेपी की तरफ से अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप गोयत साहब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अजय गुलिया जी आपसे करना चाहूँगा, कैसी तैयारी चल रही साहब? देखिए साकेत भाई, चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिन पार्टी का ये पहला चुनाव होगा जो हम कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें पूर्ण रूप से कोई कोर कसर छोड़ने का काम नहीं करेंगे। अपनी पूरी ताकत लगा करके जींद विधानसभा चुनाव को इस उम्मीदवार कब देंगे? देखिए, अभी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक कल होगी, आज भी हुई, उस पर मंत्रणा चल रही है और बहुत ही जल्द कल मुहर लग जाएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा कम से कम हम ये मान करके चल रहे हैं कि कल, परसों लास्ट डेट है। नहीं, कल तक उम्मीदवार आपके बीच में होगा। और जब लास्ट डेट परसों है तो सभी के लिए समय परसों तक का है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कल तक उम्मीदवार का नाम फाइनल करके आपके बीच में जरूर उम्मीदवार का नाम आपके बीच में। हम लोग तो कम से कम उम्मीद कर रहे थे कि सबसे पहले जेजेपी ही नाम देगी, क्योंकि राजनीति में वो समस्या नहीं समाधान के साथ आ रही है। नहीं साकेत भाई, बिल्कुल, लेकिन देखिए आप, ये कोई ऐसा काम तो नहीं है कि हम कोई कानून से हटके काम कर रहे हों। जब 10 तारीख तक का समय है तो सभी राजनीतिक दलों को, इसमें केवल जेजेपी नहीं, सभी राजनीतिक दलों के पास 10 तारीख तक का समय है और अपनी सुविधा अनुसार सब अपना कैंडिडेट चुनने के लिए 10 तारीख तक स्वतंत्र हैं। तो हमारा भी उम्मीद है कि कल तक कैंडिडेट आपके बीच में होगा, सबके बीच में उसकी घोषणा करने का काम करेंगे। संदीप गोयत साहब, वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर हैं या उम्मीदवार तय कर रखा है? साकेत जी, देखिए, अगर आपने जींद को लेकर एक चीज बड़ी क्लियर थी कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने शुरू से ही कहा था कि हम 9 तारीख को हमारा कैंडिडेट घोषित करेंगे। सबसे पहले हमारी पार्टी ने कहा कि हम 9 तारीख को देंगे। हम पहले वेट एंड वॉच का इसमें कोई इश्यू नहीं है। वेट एंड वॉच अगर कोई और पार्टियां कर रही हैं, हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है, हम 9 तारीख को अपना कैंडिडेट घोषित कर देंगे साकेत जी। तो 10 तारीख तो आखिरी डेट है, उससे पहले तो सभी कर देंगे। तो इसमें ऐसा होता कि भाई बहुत पहले कर देते, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को कर देते, तो फिर एक बात होती कि देखिए सबसे पहले हमने कर दिया, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। वैसे गोयत साहब ये बता दीजिए, कैंडिडेट्स के नाम पर अभी चर्चा चल रही है या फाइनल है? नहीं साकेत जी, अभी चर्चाएं चल रही हैं, अभी फाइनल किसी का नाम नहीं किया है। फाइनल आपको फाइनल कल करके, हो सकता है कि कल दोपहर तक फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी इस पर भी नजर रहेगी हमारी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमन मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, कितना इंतजार करवाएंगे साहब उम्मीदवार को लेकर? साहब, उम्मीदवार को लेके कोई इंतजार की आवश्यकता नहीं है, आ जाएगा, समय सीमा जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा। थोड़े अगुआ बन जाते और पहले बता देते, सबको दिखा देते कि चलिए हमने अब हमारे, क्योंकि यहाँ देखिए रमन मलिक साहब, हो क्या रहा है कि बाकी के कंटेस्टेंट्स का भी इंतजार हो रहा है कि उसके कंटेस्टेंट को देख करके भी रणनीति बदल सकती है। तो आप दे देते और कहते कि लीजिए बदलिए अपनी रणनीति, हमने तो इसे उतार दिया। साहब देखिए, हम राजनीति जिस प्रकार से इस राजनीतिक स्कोप में हैं, वो एक ही चीज कहता है कि हम वो कार्यकर्ता हैं जो जीत के लिए
काम करते हैं और हम जीत के ही काम लेते हैं। तो इसलिए मलिक साहब, आज तक हमने जो जींद में करना खाता नहीं खुला है आपका इस विधानसभा चुनाव? खुला 2014 से पहले हरियाणा में कोई भी ऐसा राजनीतिक समीकरण नहीं बना था कांग्रेस के अलावा जिसमें भाजपा शामिल ना हो, लेकिन फिर भी बोला जाता था कि भाजपा की कोई हैसियत नहीं है। आज पावर में है, जींद का किला भी फतेह करेंगे। ऐसी कुछ वजहें बता दीजिए, जो बाकी के पैनलिस्ट भी हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर आप जो ये एक दम भर रहे हैं और भरोसे में हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं जींद के सिलेक्शन को लेकर, सभी राजनीतिक दल आश्वस्त नजर आती हैं चुनाव से पहले, ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या किया है आपने जींद के लिए जिसकी वजह से आपको चुनेगी वहां के मतदाता? साकेत जी, जींद के अंदर जो काम वर्षों से अटका हुआ था वो सारे काम हमने शुरू कराए हैं, चाहे वो काम स्कूलों के हों, चाहे वो कॉलेज के विषय हो या हाईवे के हों। उसके अलावा जींद में हमारा विधायक नहीं था, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां के लिए निष्पक्ष होकर काम करा, जो कि अभूतपूर्व है। हरियाणा में हालात ये रहते थे कि मुख्यमंत्री जहां का डंका वहां का, लेकिन यहाँ ये हुआ कि मुख्यमंत्री कहीं का भी डंका हरियाणा का, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हमने, चाहे वो आईएनएलडी के विधायक थे, लेकिन जो उचित मांगे जहां जहां से आती गई उनको तुरंत प्रभाव से देते गए। इसका काउंटर चाहूं तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन अजय गुलिया जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया है, तो मैं इसका चाहूंगा कि इसका काउंटर आप करें अजय गुलिया जी। साकेत भाई, देखिए, अभी रमन मलिक जी कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, ये स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जब तक हरिचंद मिड्डा जी जीवित थे, जींद की तरफ मुख्यमंत्री ने ध्यान तो छोड़िए, जींद का रुख भी नहीं किया। जैसे ही हरिचंद मिड्डा जी का स्वर्गवास हो गया और इनको लगा कि वहाँ उपचुनाव होगा, तो मुख्यमंत्री जी पहुँच गए वहाँ घोषणा करने के लिए। किसी एक भी घोषणा पर अभी तक काम शुरू हुआ हो, और जींद की ये बात कर रहे हैं, हाईवे की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जींद जिले के अंदर कितने स्कूलों को अपग्रेड करने का काम आप लोगों ने किया था? जींद को कौन से नए अस्पताल पूरे जिले को आपने देने का काम किया था? जरा उनके नाम गिनवाएं। और जो लंबे समय से जींद के लिए सड़कें थी, हाईवे थे जो पेंडिंग पड़े थे, जिनका काम रुका हुआ था, एक पर भी काम अगर आपने शुरू करवाया तो मुझे उसका नाम गिनवाने का काम करें। ये लोग तो स्वर्गीय मिड्डा साहब के स्वर्गवास पर राजनीति करके उसका राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग हैं। उससे पहले तो मुख्यमंत्री जी को कभी जींद की याद नहीं आई। जैसे उनका स्वर्गवास हो गया, इनको लगा कि यहाँ तो उपचुनाव होगा, तो वहां चले गए, वहां पहुंच गए और वहां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। कोई एक घोषणा तो ऐसी बता दो जिसपे काम शुरू हो गया हो। इस सवाल का मैं जवाब लूंगा रमन मलिक साहब आपसे, और उस जवाब से पहले मैं एक बार संदीप गोयत साहब के पास भी चलूंगा ताकि उनका भी काउंटर ले लूं और आप इकट्ठे इन दोनों का जवाब दे दें। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। एक छोटे से ब्रेक से जैसे वापस आएंगे, सबसे पहले इनेलो के पास, उसके बाद बीजेपी के पास। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। तो अगला सवाल संदीप गोयत जी से, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट करा दें कि लोकसभा के अंदर सवर्णों को, गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण देने की पहल सरकार की तरफ से की गई है, उसको टेबल किया गया है, उस पर चर्चा चल रही है लोकसभा के अंदर। कुछ देर में आपको लोकसभा के उस पहलू से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन संदीप गोयत साहब, मलिक साहब ने कहा कि बेहतरीन काम जींद में किया है, आपका इस पर रिएक्शन क्या है? साकेत जी, जिस प्रकार जनता पार्टी के मेरे भाई झूठ मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से फेंक रहे हैं, इनसे अगर एक बात आप ये पूछें कि जींद के अंदर जो पिछले कुछ समय से खेतों में पानी भरा पड़ा है, उन खेतों का पानी निकासी को लेकर सरकार ने कितनी गंभीरता दिखाई। वहाँ के किसानों की लगभग दो फसलें, एक फसल तो पानी में डूब गई, दूसरी फसल की वो बुआई नहीं कर पा रहे। और इनसे ये पूछा जाए कि इन्होंने वहां के किसानों के लिए स्पेशल गिरदावरी करके कितने वहां के किसानों को इस समस्या से निपटने के लिए फसल का मुआवजा दिया गया। वहां का जो किसान, पहले गन्ने की पैदा करने वाले जो किसान है, गन्ना उत्पादक किसानों को 4-4, 5-5 महीने की पेमेंट, डिले पेमेंट मिल रही है। उसके लिए किसान के परिवार को एक प्रकार से कर्जे में भेजने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कहाँ इनका विकास है? अगर इनसे एक चीज और ये आप लगे हाथ ये पूछ ले कि आपने वहां की जींद
की जो महिलाएं हैं उनको कितना सुरक्षित माहौल दे पाए। जब ठीक है, हरियाणा प्रांत ठीक है संदीप गोयल साहब, मैं जवाब लेता हूं। रेप, गैंग रेप के अंदर नंबर 1 बन गया है। ठीक है छात्राओं को, संदीप गोयल साहब, मैं एक सेकंड लौट रहा हूं आपके पास। सुविधाएं संदीप गोयल साहब एक सेकंड का वायदा करने वाले संदीप गोयल साहब एक पार्टी ने कितनी, ठीक है। अब रमक मलिक साहब, आपके पास दोनों ही प्रवक्ताओं के, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं के सवाल आ गए। केवल ढींगरा साहब भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए, स्वागत है उनका। सवाल मैं करूंगा ढींगरा साहब आपसे, लेकिन पहले रमन मलिक साहब आपसे जवाब शुरू कर देता हूं साहब जी। अंदाजन कोई 7725 हेक्टेयर भूमि को फसल बीमा के अंतर्गत लेकर आए। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कोई 1500 किसान वहां के कवर कर दिए गए। किसानों के 15,477 के करीब सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिए गए। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंदर काम करा गया। सामुदायिक तालाब बनाए गए। उसके अलावा 4 गांव को बागवानी ग्राम घोषित करा गया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फसल खराब होने पर 63,570 किसानों को 43 करोड़ रुपए दिए गए। इस तरीके की पूरी लिस्ट अगर आप चाहें तो मैं सारी दे देता हूं। विधानसभा का नाम बताया, पूछा गया था भाई, किसी स्कूल का नाम बताया, किसी नए अस्पताल का इन्होंने नाम बताया, क्या इन्होंने बताया कि कोई? बता रहा हूँ, अरे शांति रखो। 400 एकड़ के 400 जींद के किसानों को जो आज उनके जो फसलें डूबी पड़ी है पानी में, उसका मुआवजा लेकर, ये तो चंद रोज पहले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में माना था कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। आप कौन से आंकड़े दे रहे हैं? मैंने आपको पिछली बार जो फसलों में खराब हुई हैं, ये 2 फसलों को जींद के लोगों को कितना मुआवजा आप लोगों ने दिया, इसके ऊपर आप उत्तर दीजिए। आपने क्या कार्य किया कि वहां के किसानों को अपनी फसल बो पाए, वो पानी की निकासी के लिए आपने क्या कदम उठाए? जिन बाईपास की 8 महीने की समय सीमा बांधी गई, उस पे काम बढ़ चढ़ के हो रहा है। उसको कोई काम नहीं हो रहा, कोरी सिर्फ उसकी खुदाई करने का काम आपने किया। आप जींद जाते नहीं ना रमन मलिक जी, आप जींद नहीं जाते। आप चंडीगढ़ गुड़गांव से बाहर आओ तो आपको पता लगे हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है। कभी चंडीगढ़ गुड़गांव से बाहर निकलो, कभी आप चंडीगढ़ और गुड़गांव से बाहर निकलो, आपको तो ये भी नहीं पता होगा जींद की कनेक्टिविटी कहां से है। अरे रोहतक से जींद जो रोड जाता है, रोहतक से जींद जो रोड है, उसके ऊपर आप ये मुझे बता दें कि कोई काम शुरू हुआ हो तो मुझे बताएं। आप तो सिर्फ कोरी बातें करते हैं। बैठ के झूठ मैं बता रहा हूं, 50,000 एकड़ भूमि पर पानी भरा हुआ जींद के अंदर, और जब उसकी मांग हुई स्पेशल गिरदावरी की, सिर्फ और सिर्फ 4,000 एकड़ की गिरदावरी करने का इन्होंने काम किया। और आप फसल बीमा योजना की क्या बात करते हो? क्या आसान किया आपने किसानों पे? पैसे लेकर के बीमा आप लोगों ने किया। आपने कोई परोपकार के काम नहीं किया जो कि सरकार को करने चाहिए। आपने तो बिजनेस किया। व्यापारी लोग हो आप, तो आप किसानों से भी बिजनेस करते हो। सरकार का काम परोपकार के काम करना होता है, व्यापार करना नहीं होता। आप तो व्यापारी लोग हो। 50,000 एकड़ पे भूमि पे पानी भरा था, उसकी स्पेशल गिरदावरी की मांग थी, आपने 4,000 एकड़ की क्यों करी? ठीक है, एक सेकंड जरा आप दोनों को रोक रहा हूं। केवल ढींगरा साहब के पास चलते हैं। ढींगरा साहब, स्वागत है आपका। ढींगरा साहब, आप लोग कौन सीट लगा दी? सुन लिया, हॉस्पिटल की जिसकी आप कह रहे हैं, कौन सीट लगा दी? हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उम्मीदवार कब, और उम्मीदवार उतरने के बाद जो वहां पर जो वस्तु स्थिति है वो कैसी। अजय गुलिया जी, बहुत सारे चुनाव आपने भी देखे हैं, किसी दूसरे की तरफ से रहे भी, देखा भी माहौल क्या होता है, लेकिन उपचुनाव का माहौल और विधानसभा अगर कंप्लीट 90 सीटों पर होता है, उसका चुनाव बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। क्या आप ये मान रहे हैं कि ये जो जींद का उपचुनाव है, ये सेंट्रिक होगा जींद के इश्यूज को लेकर, या इस चुनाव को भी पूरे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा या जा रहा है? देखिए साकिब भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जींद का उपचुनाव है, केवल जींद की सीट का उपचुनाव है, लेकिन इसका असर पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों पर भी पड़ने वाला है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ये एक सच है कि इसका प्रभाव आने वाले समय में हरियाणा के जो आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव उस पर भी पड़ेगा। लेकिन अभी ये मान के चलें कि ये सिर्फ जींद का चुनाव है, और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से जींद की जनता का प्यार और स्नेह दुष्यंत जी को मिल रहा है, तो हमें ऐसा क्या ये एक बहुत अच्छी परीक्षा है आप लोगों के लिए अजय गुलिया जी, ताकि आप भी, ये नई पार्टी, पहला चुनाव,
तो आप लोग भी टेस्ट हो जाएंगे कि और कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साकेत भाई, देखिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव एक परीक्षा होती है और हर राजनीतिक दल प्रयास करता है कि उस परीक्षा में वो सफल हो, और उसमें कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस प्रकार से जींद की जनता का प्यार दुष्यंत जी को मिल रहा है और जन जन पार्टी को मिल रहा है, जहाँ पर भी हमारे नेता कार्यकर्ता जाते हैं, लोग उन्हें पलकों पे बिठाने का काम करते हैं और एक आस, ठीक, देखिए साकिब भाई, लोग एक आस लगा करके बैठे हैं जन जन पार्टी से कि ये लोग चुन करके जाएंगे विधानसभा में और उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का, और हरियाणा जो प्रगति के पथ पर पिछड़ गया है उसको दोबारा से, जो डीरेल हो गया है उसको रेल करने का काम करेंगे और इसको हरियाणा प्रदेश को एक गति देने का काम, विकास को एक गति देने का काम करेंगे। ठीक है, ऐसी हरियाणा प्रदेश के लोग। तरुण भंडारी साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। भंडारी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद साकेत जी, धन्यवाद। भंडारी साहब, कितना इंतजार करवाएंगे? कल तक का इंतजार है साकेत जी, कल तक। कल कितने बजे तक का? कल शाम तक आपके पास कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित हो जाएगा और आपके पास सूचना मिल जाएगी आपको, और उम्मीदवार जीतने वाला होगा, सक्षम होगा, जो जींद की जनता की सेवा। तरुण भंडारी साहब, आप नाम तो नहीं बताएंगे कि कितने कैंडिडेट्स पर चर्चा चल रही है, फिगर्स तो बता दीजिए कि कितने उम्मीदवारों के। अनेकों उम्मीदवार हैं, सब उम्मीदवार आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस से इतने उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं चुनाव के ऐसा लग रहा है कि जैसे 2008 में जब 67 सीटें चुनाव जीत के आई थी, उससे भी ज्यादा की संख्या में इस बार हरियाणा में सरकार बनी। ये सवाल भंडारी साहब ये सवाल इसलिए पूछा था ताकि मुझे भी ये पता चल जाता कि कितने गुट से नाम आए हैं सामने, ताकि जिस पर चर्चा चल रही है। उम्मीदवार एक होगा जो तथा कथित गुट मीडिया बताता है, वो हमारे नेतागण हैं और वो इतने मजबूत हैं कि वो हर आदमी अगर अपना अपना कैंडिडेट लगाए तब भी बाकी पार्टी देखा था भंडारी साहब, बिल्कुल देखा था निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में हर एक ने खड़ा करा, लड़े थे, अकेले लड़े हर थे एक ने मेयर और 5 मुद्दे भी खड़े हमने थे, देखे पांचों थे। का और क्या हाल भारतीय हुआ जनता देखा। पार्टी के पास तो आज विधानसभा में चुनाव लड़ाने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। आप दूसरी पार्टियों की तरफ भीख मांग रहे हो, कभी इनेलो का आदमी तोड़ के ला रहे हो, कभी मांगेराम गुप्ता जी के पास जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो। आपके पास तो अपने मेंबर पार्लियामेंट जब चुनाव था तब आपके पास उम्मीदवार नहीं थे। अभी नगर निगम के चुनाव में भी आपने बाहर से उम्मीदवार लेके आए हो। आपके पास भारतीय जनता पार्टी का एक बार सरकार बनी है, वो भी जुमलों के आधारित, जो लोगों को आपने सपने दिखाए थे 154 वादे नहीं संकल्प, वो सपने दिखा के जो आज जुमले हो गए, उनके सर हमने 1500 काम कर दिए। ठीक है, एक रिएक्शन, जरा रिप्लाई ले लेते एक बार। तरुण भंडारी साहब, एक बार रिप्लाई ले लेते। बात मत करो, 1540 काम करें। क्या जी, दोबारा बोलिए, क्या बोला? आप 154 की डफली मारना बंद करो, हम 1540 काम से ऊपर कर चुके होंगे, तो आप शांति रखो, आप नहीं आने वाले। 1540 154 आप 5 नाम गिना दो जो घोषणा पत्र में थे, आप चैनल के माध्यम से 5 काम गिनवा के दिखाइए। आपने किसानों के साथ, सबसे पहले मैं आपने व्यापारियों के साथ, आपने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, मैं गिनाता हूँ, उसके बाद कच्चे कर्मचारियों को वादा किया था पक्के करने का, के बराबर वेतन, उसके बाद हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात हुई, उसके बाद हर जगह के आपने किसानों को 6 महीना खड़ा योग रिपोर्ट लागू करने, महिलाओं के लिए महाविद्यालयों की बात हुई, महिलाओं के लिए कॉलेजेस की बात हुई, वो काम करा। उसके आगे पुलिस थाने बनवाए, उसके आगे अगर आप बात करें तो आपने जितने झूठ बोले, भारतीय जनता पार्टी का रेट ठीक करा, सबसे झूठी पार्टी है, सबसे झूठी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कुरीतियों को आपकी आपने हरियाणा को 3 बार जलाने का काम किया, कानून व्यवस्था चौपट होगी, महिला उत्पीड़न में तीसरे नंबर पे, क्राइम के मामले में तीसरे नंबर पे और गैंग रेप के मामले में पहले नंबर पे, ये आपके पद में है। एक एक करके जरा बोल लेते हैं। तरुण भंडारी साहब, एक बार जरा इनका जवाब जान लेते हैं। 5 नाम। मेरे क्वेश्चन तो होने दो राकेश जी, मैं चर्चा में लेट चुका हूँ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दे, मैं मान लूंगा मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप एक बार सुनिए, मैं बताता हूँ किस किस बात का जवाब चाहता हूँ मैं, फिर ये जवाब दें जी। मैं पूछना चाहता हूँ, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, क्या पक्के कर दिए? पंजाब के बराबर वेतनमान देने का वादा किया था, क्या पूरा कर दिया? 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष देने का युवाओं से वादा किया था, पूरा हो गया? बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, क्या पूरा हो गया? महिला सुरक्षा की इन्होंने बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की। आज क्राइम के मामले में तीसरे नंबर पे
और गैंग रेप के मामले में पहले नंबर पे, और व्यापारियों को जीएसटी और नोटबंदी से कमर तोड़ने का काम किया। आज कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई, कौन सा आदर्श गांव बन गया, और कौन सा स्वच्छता अभियान इन्होंने लागू कर दिया, इसका जवाब दे देना। ठीक है। पप्पू को चलना सिखा दिया सबसे आप पहला। गप्पू को संभालिए और औकात में रहिए, आप औकात में रहने का काम कीजिए। इधर उधर आपने चलाना शुरू करा, वो हमारा राहुल गांधी के अब बारे आगे आइए महिला सुरक्षा, चाहे वो दुर्गा शक्ति आप आपकी, चाहे महिला थाने थे, चाहे और जो जरूरतें थी वो करी हमने। हर समय हर पथ हर समय आपके माध्यम से जो महिला चाहे जहां से चाहे दे सकती है अपनी शिकायत। हमने महिला सशक्तिकरण का काम करे, हमने ये आपने ओपन कर रोज दिया कि रेप वो करवाने कहीं का पे काम भी किया, जाए आपने और बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए, झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी तो वो दे सके। गप्पू को आप सवाल तो ये करके मेरे को रोज बताइए, गप्पू भेजता है, हर आप तो जगह ये पे मेरे गप्पू को भेजने का बताइए, काम वो करता जो है, आलू झूठा से प्रधानमंत्री सोना आज तक बनना देश में था हुआ। और 24 इंची का आलू उगाने वाला आपका युवराज था, वो कहाँ गायब है? चौकीदार अब ही आगे चोर है, आइए, चौकीदार अब ही आगे चोर है, आइए साहब, सुनते चौकीदार ही जाइए। चोर है, महिलाओं के लिए कॉलेज चौकीदार ही बनने चोर थे, है, उसकी काम हो गए। चौकीदार ही चोर है, जो मेडिकल चौकीदार ही कॉलेज चोर के लिए है, जमीन देनी थी उसके काम कर चौकीदार ही दिए, चोर है, जो मेडिकल कॉलेज बनाने के चौकीदार प्रक्रिया थी ही वो चोर शुरू है, कर दी, हाईवे फर्स्ट क्लास कर चौकीदार ही दिए, चोर है, जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ ठीक कर रहे चौकीदार ही हैं, चोर हिसार है, का एयरपोर्ट ठीक कर बनवा रहे हैं, चौकीदार ही चोर है। उसको चालू करा रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताइए, जो गप्पू आपने को पैसा संभालिए, खाया था गप्पू वो को। जमीन वापस देंगे लोगों को? जो ये हुड्डा साहब एंड कंपनी का प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस आप था, अपना उसमें बाइंडिंग मुनाफा घोटाला कमाया देखिए, था, वो आप अपना वापस कब गवान दे रहे पहाड़ी हैं? मामला देखिए, आप या आपकी नौकरियों में जेब जो में हाथ घोटाला निकाल किया के वो जनता देखिए, निकाले। आप उस पे काम करने का काम कीजिए। जो नौकरियों की बोली लगी 6 लाख हमने तो 8 दिया, लाख, जिसकी रिकॉर्डिंग नौकरियों सुनी, भी आपने दी, क्या कार्रवाई हमने की? आपके मुद्रा लोग योजना के नौकरी थ्रू बांटने में, स्वरोजगार भी दिया, आपके लोग नौकरी हमने बेचने का काम बच्चों किया को आप लोगों ने। 9,000 रुपए अच्छा ठीक है, आप दोनों को रोक रहा वो भी दिया। हूँ। अजय गुलिया जी काम अपना किया। कुछ पक्ष रखना चाह रहे हैं, एक बार अजय गुलिया जी को सुनते हैं। अजय जी देखिए साकेत भाई, ये नौकरियों में पारदर्शिता की बात करते हैं। फिशरी डिपार्टमेंट में 90 वैकेंसियां निकलती हैं, 96 लोग भर्ती हो जाते हैं, लोग कोर्ट चले जाते हैं, भर्तियां कैंसिल करनी पड़ती हैं। इतनी पारदर्शी सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज नहीं, अब रुक जाओ ना रमन मलिक जी, आपके बीच में तो मैं बोला नहीं था। अब कम से कम मेरी बात सुन भी लो, अब मेरी बात भी सुन लो। अपने मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते नहीं। राजपाल रोड सर, जन की बात सुनते हैं, जनता को राक्षस के रूप में मिले आपका हुए दिमाग ऐसे दुरुस्त लोग करेगी, उनको नींद खा में भी गए, करेगी, उनकी बात नहीं सुनते। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई झूठ के दम सर, पे। अब काट तो आपको आप जनता है, खबर हांडी भी सिखाएगी। आपकी बनाई है, बार-बार चलेगी, क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, देख ठीक है। लेंगे। अजय गुलिया जी का पूरा जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू आंख रखते जलती है, वहाँ हैं। दर्द तो उसके होगा बाद साहब आपको। मलिक साहब एक सेकंड, मलिक साहब एक सेकंड, भंडारी साहब एक बोलने का काम करते सेकंड, हो। भंडारी साहब एक सेकंड। इनके सांसद ये कहते हैं कि आपने जो वादा किया था कि पुल बनेगा, तो सांसद जी कहते हैं दोबारा बना दो तभी पुल बनेगा, नहीं था पुल नहीं बनेगा। 4.5 साल हो गए ये कह रहे, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे काम। अरे कहीं तो झूठ बोलने का कहीं तो काम ना किया करो। आप तो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे के आए, आप सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे के आए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का लागू नहीं किया जा सकता। क्या आप इनकार कर सकते हो इस बात से? नहीं, आप इनकार कर सकते हो कि आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर के ये कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता। जो आपके मंत्री नंगे बदन फिरा करते थे, जो आपके मंत्री नंगे बदन फिरा करते थे, उन्हीं हाथों से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे के आए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता। अरे जब तो खुद नंगे होकर के घुमा करते थे, अब लोग नंगा करके और प्रदर्शनी लगाने का काम करेंगे। कितनी झूठ बोलने का काम आप करोगे? नहीं, कौन से हाईवे का काम जींद के अंदर चालू है? आपने एक बात कही कि हमने वो बात करी, हमने हॉस्पिटलों की बात करी। आप कह रहे थे रिपोर्ट दर्ज होती है, पंचकुला की बेटी की रिपोर्ट दर्ज हुई, गुड़गांव की बेटी की रिपोर्ट दर्ज हुई, उसकी बेटी की हत्या हो गई, महिला के साथ दुराचार हो गया, वो थाना के चक्कर लगाती रही, और आपकी झूठ मत बोलो, सरकार रिपोर्ट दर्ज करने का भी काम नहीं कर सकी। अपराधियों को पकड़ने की तो बात छोड़ो। नहीं, आप कैसे चिल्लाने से क्या होगा? आप कैसे चिल्लाने से क्या होगा?
जींद में क्यों नहीं 50,000 एकड़ भूमि की 50,000 एकड़ भूमि की गिरदावरी करवाई? सिर्फ 4,000 एकड़ भूमि की गिरदावरी करवाई, खा गए लूट के हरियाणा को। आप ये बताएं, जब आपकी सरकार हरियाणा में आई थी तो 70,000 करोड़ का कर्जा था, और आज लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा है। जब कोई नई स्कीम आप लाए नहीं, नौकरियां आपने दी नहीं, कोई अस्पताल नहीं बने नहीं, स्कूल नहीं बने नहीं, वो पैसा कहां गया? वो पैसा खा गए आप, वो पैसा खा गए, कहां गया वो पैसा? नहीं, ये कर्जा 4 साल में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना, आज तक 70,000 करोड़ का कर्जा था। 2014 तक आपकी सरकार बनी, 2.25 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा प्रदेश में हो गया। नया कॉलेज को आया नहीं, स्कूल को आया नहीं, अगर रोड कुछ बने तो उन पे टोल लगाने का काम वो प्राइवेट कंपनियों ने बनाए, बीओटी प्रोजेक्ट थे, सरकार का कोई योगदान उसके अंदर था नहीं। और कितने झूठे लोग हैं। हिसार का एयरपोर्ट, कौन सा नया एयरपोर्ट बना दिया? अरे कौन सा नया एयरपोर्ट बना दिया आपने हिसार के अंदर? उसका नाम तो बता दो। हिसार के अंदर जो नया एयरपोर्ट बना उसका नाम बताओ। अरे नाम बताओगे ना, हिसार के नए एयरपोर्ट का नाम बताओ। पहले ये बताओ, झूठ क्यों बोलते हो? अरे हिसार के नए एयरपोर्ट का नाम बता दो ना। झूठ क्यों बोलते हो? अरे मैं तो झूठ बोल रहा हूँ या सच? इसका निर्णय तो हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। हिसार के नए एयरपोर्ट का नाम बताओ, हिसार के नए एयरपोर्ट का नाम बताओ। पहले ये बताओ, स्वामीनाथन जी ने जो ट्वीट करा था वो उन्होंने करा था, उनके बूथ ने कर दिया था। नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा कौन दे के आया? कोर्ट के अंदर हल्फनामा कौन दे के आया कि इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता? मना करके दिखाओ इस बात से, मना करके दिखाओ इस बात से। अरे मना करके दिखाओ इस बात से। कोर्ट के अंदर हल्फनामा आप लोग दे के आए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता। ये हल्फनामा देकर के आपकी सरकार ने ये काम किया। हिसार के एयरपोर्ट का नाम बताओ, हिसार के एयरपोर्ट का नाम बताओ। अरे अभी नया एयरपोर्ट जो बनवाया है, अभी इस डिबेट में जो नया हिसार के अंदर एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या है भाई? लेकिन आप जो हिसार के अंदर अभी इस डिबेट में जो हिसार के अंदर एयरपोर्ट बना है, उस एयरपोर्ट का कुछ नाम तो रखा होगा। बोलो, उसका नाम क्या है? बोलना पाप है। अरे उसका नाम क्या है? भारत की जनसंख्या 600 करोड़ बताना, भारत की जनसंख्या को 600 करोड़ बताना, ये काम किसने किया? ये महान काम किसने किया? झूठ बोलने वाले गप्पू ने किया कि पप्पू ने किया? झूठ बोलने वाले किया कि पप्पू ने किया? चलिए ठीक है, आप दोनों को 600 करोड़ बताने का आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ, मुद्दे से बहुत दूर चले जा रहे हैं। गोयत साहब के पास चलते हैं, ठीक है? रमन मलिक साहब लौटेंगे आपके पास। संदीप गोयत जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि ठीक है, ये सवाल भी अब उठ रहा है कि पिछले एक लंबे अरसे से इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक जींद में रहा, क्या, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, ये जो 4 साल का कार्यकाल रहा है, इन 4 साल के कार्यकाल में क्या प्रदेश की सरकार की कोई भी सहभागिता, कोई भी ऐसी मदद जींद को मिली जो वहाँ के विधायक चाहते थे, स्वर्गीय मिड्ढा साहब चाहते थे, और वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? क्योंकि बीजेपी कहती है कि हमारा विधायक नहीं था, फिर भी पूरा काम वहाँ पर किया। देखिए साकेत जी, इस बात का उत्तर जींद की जनता भली भांति जानती है। और उस फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विधायक के जब स्वर्गीय श्री हरिचंद मिड्ढा जी जिंदा रहे, तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जींद के किसानों, जींद के युवाओं, जींद के छात्राओं, जींद की महिलाओं, जींद के ग्रामीण लोगों के लिए सरकार के द्वारा कोई भी संजीदगी नहीं दिखाई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सरकार ने, जो मौजूदा सरकार ने जींद के जो गांव की जो गलियों में सड़कें टूटी पड़ी हैं उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। गड्ढे इतने पड़े हुए हैं कि किसी किसान को अपनी फसल लेके जाना पड़ता है तो उसका ट्रैक्टर टूट जाता है, कभी ट्राली पलट जाती है, जान माल का नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके गलियों को और सड़कों को पक्का करने का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शिक्षा को लेकर जींद में लगभग आप ये देखिए, सरकारी स्कूलों के किसी के भी निर्माण नहीं हुआ, ना ही किसी एक्सटेंशन का निर्माण हुआ। दूसरे लगभग प्रदेश में 35,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। हर चौथे दिन एक सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। गांव के बच्चों को ना तो सरकारी शिक्षा मिल पा रही है और एक अस्पताल इन्होंने जींद में नहीं खोला। ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पिछले 4-5 महीने पहले एक अस्पताल का नींव पत्थर भी रखा है। जींद के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए, सोच को देखते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वहां पर एक नींव का पत्थर रखा अस्पताल का। तो जींद के जो मुद्दे थे, जींद के जो किसानों का जो बाजरा, ठीक है संदीप गोयल साहब एक सेकंड, जरा एक रिएक्शन ले रहे हैं।
रमन मलिक जी एक लाइन साकेत जी, मलिक जी साकेत जी, मैं इस डिबेट में काफी, साकेत जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, बाजरे की फसल को 500 रुपए कम के दाम में खरीदा, धान की फसल को 200 से 250 रुपए कम में नौकरियों के खरीदा, केसेस हैं डायरेक्टली या इनका कौन उत्तर देगा? उसके अगेंस्ट केस डालने में उनके पास कितनी महारत है, ये भी पूछ लीजिए जरा। अब रमन मलिक साहब जो सवाल है, ठीक है, वो का प्रश्न पूछेंगे। चलिए आप अपना एक सवाल दोहराइए रमन मलिक साहब। मैं ये बोल रहा हूँ जो आपके वकील साहब हैं, ढोल साहब आते हैं, कभी प्रवक्ता भी हैं, वो उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितने केसेस में जो इन नौकरियों के खिलाफ हैं उनमें कितना सारा योगदान है, जरा ये भी आज स्पष्ट करिए जनता को। योगदान नौकरियों को लेकर आप ये देखिए, जिस प्रकार से आपकी सरकार के जो जितने भी मामले हैं, आप हाई कोर्ट में जाके देखिए, आपके कितने मामले लटके पड़े हैं, आपकी नीतियां साफ नहीं है। अरे लोग धक्के खा रहे हैं, लोग धरनों पे बैठे हैं, लोग धरने दे रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही। आप 4 से 5 साल में आप एक जेबीटी की भी नौकरी नहीं निकाल पाए, एक जेबीटी का पद आप एडवर्टाइज नहीं कर पाए। आप 2 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाले 15,000 नौकरियां दे पाए। 25 लाख युवा आज बेरोजगार आप लोगों की सरकार के कारण है। 25 लाख युवा आज बेरोजगार। रमन मलिक साहब, क्या आपकी सरकार फिर असहाय हो गई? क्या आपकी सरकार के पास अगर इस तरीके से लोग, अगर मैं आप ही की बात को करूं, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं, आपके मुताबिक रमन मलिक साहब कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल जानबूझ करके अड़ंगा अड़ा रही है तो क्या सरकार ने घुटने टेक दिए? क्या कोर्ट को हम बोल सकते हैं कि हमारे टाइमलाइन के हिसाब से चलो? नहीं, कोर्ट अपने हिसाब से चलती है, स्वतंत्र है। आप ये देखिए, आप खुद रिसर्च करके देख लीजिए कि कितनी नौकरियां जो एडवर्टाइज हुई। ठीक है, अजय गुलिया जी आपको काउंटर करना चाहते हैं इस मसले पर। अजय गुलिया जी का काउंटर। पहले माफी अगर कोई भी अपील एडमिट होती है तो किसी ग्राउंड पर ही होती है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर माननीय कोर्ट किसी अपील को एडमिट करके उस पर सुनवाई करता है तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। ये तो कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने कमियां छोड़ी होंगी। अरे आपने कमियां छोड़ी, आपने कमियां छोड़ी क्योंकि आप चाहते थे कि बाहर से युवकों को ला करके उन नौकरियों में भर दें। आप अपनी छोड़ी साफ बनाते, आपके तो मंत्री लगे हुए हैं, आपके तो मंत्री लगे हुए हैं दूसरे प्रदेशों के युवाओं को ला करके कहीं ना कहीं आप हर बार कुछ नौकरी हरियाणा प्रदेश में निकलती है तो उनको एडजस्ट वहां आप लोग जिम्मेवार हो। आप हरियाणा की जनता को कैसे जिम्मेवार कर सकते हो? युवा के लिए नौकरियां कहाँ है? हरियाणा के युवाओं के लिए हरियाणा में नौकरियां कहाँ है? आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप पहले माफी मांगी, आपने झूठ बोला। 600 करोड़ जनसंख्या अरे भारत पहले वर्ष आप की विषय बताने पे का रहिए, काम आप है। पहले माफी मांगे ये स्वामीनाथन 600 जी के करोड़ जो भारत की टिप्पणी पे। जनसंख्या बताई उसके वो बाद पप्पू ने आप बताई कि गप्पू ने बताई? वो पप्पू ने बताई कि गप्पू ने बताई? मेरे भाई, ठीक। इस चर्चा के दौरान हिसार में नया एयरपोर्ट बन गया। इस चर्चा के दौरान हिसार में एक नया एयरपोर्ट भी बन गया। वो बात तो मैंने नहीं बताई, वो बात तो इस भाजपा के प्रवक्ता ने बताई। वो बात तो भाजपा के प्रवक्ता ने बताई। मैंने पूछा उस एयरपोर्ट का नाम ही बता दो मेरे भाई, उस एयरपोर्ट का नाम ही बता दो। ठीक है, जो नया अस्पताल जींद में बनके तैयार हो गया मेरे भाई, उसका नाम ही बता दो। वो कहां पर बना, कितनी जमीन में बना, क्या नाम है, कितने बेड का है? अरे कुछ तो बता दो। माफी मांगे। रमन मलिक साहब, सवाल आपसे ये है कि जो संदीप गोयल जी ने भी जिस बात को रेज किया कि जब तक स्वर्गीय मिंटा साहब वहां पर विधायक के तौर पर रहे आपके मौजूदा इस 4 साल के कार्यकाल में, वहां पर किसी भी तरीके कोई विकास काम ना किया आपने, ना उनका किसी तरीके से उनकी मांग को पूरी की गई, ना उनका सपोर्ट किया गया। और अब जब से उनका स्वर्गवास हुआ और आप लोगों को ये लगा कि अब यहाँ पर उपचुनाव होंगे तो फिर लगातार वहां पर आश्वासन और भरोसा। मैं ये जानना चाहता हूँ जींद का, जैसे आप गिना रहे थे ना रमन मलिक साहब की ये करवा दिया, वो तो केंद्रीय योजनाएं हैं साहब, केंद्रीय योजनाएं हैं, लेकिन बतौर जींद चुकी है करना कौन करेगा? नहीं, ठीक है, वो कौन करेगा? अलग से भी तो हर जिले का विकास होता है ना साहब। कर रहे हैं क्या अब अभी तक आप कर ही रहे हैं, अभी तक आप कर ही रहे हैं। वहां पर सड़कें बनकर तैयार नहीं है। अरे बिल्कुल हुई हैं सड़कें, वहां पे सड़कों का काम भी आपने पिछली बार दौरा कब किया था? जींद का दौरा आपने पिछली बार कब किया था रमन मलिक साहब? देखिए मलिक साहब पिछली बार कब गए थे जींद? बसों में आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। जींद पिछली बार कब गए थे आप? जब मिड्डा साहब का देहांत हुआ
उस समय और अभी के समय में ये जो 63,000, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, आप पिछली बार जींद कब गए थे साहब? कोई 4.5-5 महीने पहले। और आप रास्ते से? गुलिया जी पूछ रहे किस रास्ते से गए थे? भाई साहब पहले रोहतक गया, रोहतक से आगे निकला जींद हाईवे के ऊपर और वहां से गया हूँ। फिर साहब वो तो लेन 10 लेन का या 12 लेन का रोड है ना? नहीं साहब, आजकल कम हो गया, उसमें ट्रांसप्लांट लग गए। नहीं, वो मैं बता देता हूँ इनको। पिछले कई वर्षों से वो रोड एक सिर्फ और सिर्फ 2 लेन का रोड है और उसके साइड में मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है। पिछले 5-6 वर्षों से आज तक उस पे एक किलोमीटर भी रोड बनाने का काम भाजपा की सरकार ने नहीं किया। 4.5 साल में, 4.5 साल में हुआ कोई काम? वो 1 इंच भी रोड बना? चलिए इसी के नहीं साथ साकेत भाई, एक चीज और पूछना चाहूंगा। जब आप जींद जाते हो या आते हो, जब जींद जाते हो या आते हो, तो वहां पर कम से कम आपको हजारों की संख्या में गौ माता रोड पे बैठी हुई मिलेगी। उसका क्या किया मेरे भाई? उसका क्या किया मेरे भाई? वक्त की कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए। और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे कल का दिन बहुत ही अहमियत रखने वाला है, क्योंकि कल तमाम राजनीतिक दलों के तरफ से उम्मीद ये की जा रही कि उम्मीदवार का नाम स्पष्ट हो जाएगा और उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि किसके किसके बीच टक्कर है और सिपहसालार किसकी पार्टी की तरफ से कौन है। आज की पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जनता टीवी पर जारी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।